दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाती है। आइए उन खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएं। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अयोध्या विवाद में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि अंतिम फैसले पर पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण था। अयोध्या विवाद में फैसले सुनाने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का ये कहना है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद भारत के कानूनी इतिहास में सर्वाधिक तीखे तरीके से लड़े गए मुकदमों में से एक था। इस केस में दोनों वकीलों के बीच तीखी बहस हुई और दोनों पक्षों ने जी जान लगाकर अपने अपने तर्क रखे। रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ही पिछले साल अयोध्या भूमि विवाद मामले में ये फैसला सुनाया था। जस्टिस गोगोई ने कहा कि 40 दिनों तक बड़े बड़े वकीलों ने बेंच को भरपूर सहयोग दिया और ये अभूतपूर्व था। रंजन गोगोई ने पत्रकार माला दीक्षित की पुस्तक अयोध्या से अदालत तक भगवान श्री राम के विमोचन के मौके पर भेजे गए अपने वीडियो संदेश में ये बात कही। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसले लेते हुए अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित भूमि का अधिकार रामलला को सौंपा। रामलला विराजमान इस मामले में खुद एक पक्षकार थे। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए। पूर्व सीजेआई ने कहा कि बहुआयामी मुद्दों का निर्णय भारी भरकम रिकॉर्ड के आधार पर लिया गया। जस्टिस गोगोई, जिन्होंने इस मामले पर 40 दिनों तक सुनवाई की, उन्होंने कहा कि अंतिम फैसले पर पहुंचने के कई कारणों से एक चुनौतीपूर्ण काम था। उन्होंने कहा कि इस केस में हर बिंदु पर तीखी बहस हुई और दोनों पक्षों के वकीलों ने पूरी शिद्दत से अपने अपने तर्क सामने रखे। जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अयोध्या मामला भारत के कानूनी इतिहास में पूरी ताकत से लड़े गए मुकदमों में से एक था। इसका हमेशा ही एक विशेष स्थान रहेगा। उन्होंने कहा कि मौखिक और विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराए गए दस्तावेजी साक्ष्यों सहित भारी भरकम रिकॉर्ड के आधार पर बहुआयामी मुद्दों का एक अंतिम समाधान निकला। वहीं दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने पिछले 9 साल के तुलनात्मक आंकड़ों को पेश करते हुए दावा किया कि राज्य में अपराधों की संख्या में काफ़ी कमी आई है और इसकी वजह से कि सरकार ने इन अपराधों और भ्रष्टाचारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। लेकिन बात ये अलग है कि अखबारों के पन्ने राज्य में होने वाले अपराधों और उनकी जघन्यता की खबरों से भरे पड़े रहते हैं और विपक्षी नेताओं के हर दूसरे तीसरे ट्वीट्स राज्य में कथित तौर पर बढ़ रहे अपराधों के संदर्भ में ही रहते हैं। राज्य सरकार की ओर से जब ये दावा किया गया था तो उसके कुछ दिन पहले ही 15 अगस्त को लखीमपुर खीरी में 13 वर्षीय एक लड़की की गैंग रेप हुई, जिसके बाद हत्या कर दी गई। सरकार के इस दावे के बाद इसी शहर में 25 अगस्त को एक और लड़की की हत्या के बाद लाश को फेंक दिया गया। दूसरे मामलों में पकड़ा गया अभियुक्त लड़की को जानता था और पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्रेम की वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना का संज्ञान लेते ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और घटना के 2 दिन बाद राज्य सरकार ने अभियुक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। हालांकि इस बात को लेकर एक अलग सी बहस छिड़ गई है कि क्या ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है या एनएसए लगाया गया है। इन दोनों घटनाओं के अलावा सिर्फ अगस्त महीने में ही रेप, हत्या, लूट और डकैती जैसे अपराधों की ना जाने कितनी वारदात सामने आ चुकी है और कई मामलों में पुलिस अभी अभियुक्तों की तलाश ही कर रही है। अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। अगस्त महीने में अब तक सिर्फ हत्या की 100 से ज़्यादा केस सामने आ चुकी है, जिनमें कई घटनाएं ऐसी है जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों की हत्या हुई है। अपराधी की घटनाएं राजधानी लखनऊ समेत लगभग हर जिले में हुई और कई मामलों में अब तक वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। कानपुर में संजीत यादव अपहरण कांड में पुलिस वालों ने किडनैपर्स को कथित तौर पर फिरौती की रकम भी दिला दी।
फिर भी संजीत की हत्या कर दी गई। इसके बावजूद किडनैपर्स का पता लगाने में उसे काफ़ी समय लग गया। संजीत के परिजन शव की तलाश में अभी भी भटक रहे हैं और पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। इस तरह के वारदात यूपी में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यूपी सरकार हमेशा अपने बड़बोलेपन से ये जताती आई है कि यूपी में अपराध कम हो चुका है, यूपी में अपराध एकदम ख़त्म हो गया है। लेकिन यूपी की सच्चाई कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। वहीं तीसरी बड़ी खबर हम आपको बता दें, मीडिया किस प्रकार ये तय करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या रहे। ये ग्राफ इस बात का अच्छा उदाहरण है। ज़्यादा नहीं, बस आप 5.5 महीने पहले मार्च के मध्य हिस्से को याद करके आपको कोरोना के नाम पर मीडिया ने किस कदर डराया था। आप जानते हैं पिछले 24 घंटे में कितने नए केस आए हैं। आज 77,266 केस है कोरोना के। ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के 76,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। लेकिन जिस दिन देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था उस दिन 24 घंटे में 51 केस सामने आए थे। लेकिन आप लोग उस दिन भय से काँप रहे थे, क्योंकि मीडिया आपको लगातार इटली और चीन में हुई 8,000 10,000 मौतों के आंकड़े बार बार दिखा रहा था। और आज जब लॉकडाउन फेल हो गया है तो पिछले 1 महीने से मीडिया सुशांत सिंह की मौत को सुबह शाम दिखाकर आपको उसमें उलझाकर रखा हुआ है। उस वक्त कनिका कपूर टारगेट पे थी, आज रिया चक्रवर्ती टारगेट पर है। मीडिया अपनी सहूलियत के हिसाब से टारगेट चुन लेता है। अब आप ये ओपन ट्रूथ है कि हमारा मीडिया सरकार के इशारे पर काम करता है, तो इसका मतलब यही है कि मार्च के मध्य में कोरोना का पैनिक सरकार के कहने पर ही फैलाया गया था, ताकि आप दुनिया के सबसे कड़े और लंबे चलने वाले लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाएं और कोई सवाल ना उठाएं। और आज जब सरकार कोरोना से निपटने में फेल हो गई तो आपको सुशांत सिंह के केस में नया झुंझुना पकड़ा दिया है, जो कि आप बेवकूफ़ों की तरह बजा रहे हैं। वहीं चौथी बड़ी खबर हम आपको बता दें, महिला पहलवान याद होगा विनेश फोगाट कोरोना संक्रमित हो गई है। कोरोना संक्रमित होने की जानकारी विनेश ने खुद ही दी है। लेकिन इस खबर में सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यह है कि विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट मानती है कि कोरोना मुसलमानों से फैलता है। दरअसल हम आपको याद दिला दें कि 2 अप्रैल को बबीता फोगाट ने एक धर्म विशेष और धर्म के लोगों के प्रति नफरत भरा ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से किया था। बबीता ने अपने उस ट्वीट में लिखा था, फैला होगा चमगादड़ दे तुम्हारे वहाँ, हमारे हिंदुस्तान में तो जाहिल सुअरों से फैल रहा है। इस तरह के ट्वीट्स बबीता फोगाट ने किए थे। बबीता का इस ट्वीट से साफ इशारा चमगादड़ से चीन और सुअरों से मुसलमान था। मगर अब खुद बबीता की बहन कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। बड़बोली बबीता अपने घर में ही छुपने पर मजबूर हो चुकी है, जिन्होंने अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के प्रति नफरत फैलाने की भरसक कोशिश की। विनेश फोगाट ने जानकारी देते हुए कहा कि मैं कोरोना से संक्रमित हो गई हूं। अवार्ड समारोह से पहले सोनीपत में मेरा सैंपल लिया गया था, जिसमें मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हूं। मैं जल्द ठीक होकर वापस आऊंगी। आपको बता दें कि विनेश को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया है, जिसके बाद उन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं 5वीं खबर हम आपको बता दें, जो सबसे बड़ी खबर है, केंद्र के सत्तारूढ़ मोदी सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नारे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट की नैया पहले ही डूब गई थी। अब पीएम मोदी अपने आत्मनिर्भर भारत के बयान को लेकर जनता के मजाक के पात्र बन चुके हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे पाखंड करार दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस उपलब्ध कराने के लिए निकले टेंडरों में कंपनियों की योग्यता के बड़े पैमाने में बदलाव को लेकर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार और एएआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
इस मुद्दे पर राजनीतिक नेतृत्व पर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है। एक तरफ मोदी सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे टेंडर निकालती है जिसमें छोटी कंपनियों को क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस के लिए हिस्सेदारी करने पर रोका जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि अगर छोटे खिलाड़ियों को विकसित नहीं होने दिया जाएगा तब कुछ ही स्थापित बड़े खिलाड़ी बचेंगे जो अपने मार्केट प्रभुत्व के कारण सरकार पर अपनी शर्तें थोपना चाहते कर देंगे। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब रहेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने देश में बढ़ी बेरोजगारी को देखते हुए देश के लोगों को आत्मनिर्भर होने की बात कही थी, ताकि लोग रोजगार को लेकर कोई सवाल ना उठाएं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता की रोजगार के अवसर देने की जगह मोदी सरकार अपना पाला सुरक्षित करने में लगी हुई है। इस तरह के बयानों के बाद से ही लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। वहीं मोदी सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए मेक इन इंडिया को पाखंड करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन।